महाभारत के विस्तृत इतिहास में जब भी योद्धाओं, राजाओं, युद्धों और वंश की बात होती है, तब अक्सर ध्यान पुरुष पात्रों पर ही केंद्रित हो जाता है। लेकिन इस महाग्रंथ के भीतर कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जिन्होंने न केवल अपनी अपनी परिस्थितियों में असाधारण शक्ति, दूरदर्शिता और साहस का प्रदर्शन किया, बल्कि इतिहास की दिशा भी मोड़ दी। इन महिलाओं में अंबिका, अंबालिका, उलूपी और चित्रांगदा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यह चारों पात्र केवल भावनात्मक त्रासदी या पारिवारिक संघर्ष की प्रतीक नहीं थीं, बल्कि वे उस समय के राजनैतिक ढांचे, वंशानुक्रम और सामरिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। अंबिका और अंबालिका दोनों काशी की राजकुमारियां थीं, जिन्हें भीष्म द्वारा काशीराज के स्वयंवर में जाकर हस्तिनापुर लाया गया था ताकि वंश आगे बढ़ सके। ये दोनों महिलाएं उस युग की सामाजिक व्यवस्था, नियोग परंपरा, राजनैतिक बदलाव और हस्तिनापुर के भविष्य को आकार देने वाली घटनाओं के केंद्र में रहीं। उनकी भूमिका केवल पुत्रों को जन्म देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के जन्म से एक पूरा राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम बदल गया, जिसके परिणाम सीधे महाभारत के महान युद्ध पर पड़े। दूसरी ओर उलूपी और चित्रांगदा जैसी महिलाएं महाभारत में युद्ध, राजनीति और कूटनीति की उन परतों को सामने लाती हैं जिन्हें अक्सर मुख्य कहानी में अनदेखा कर दिया जाता है। उलूपी नागवंश से आई एक अद्भुत योद्धा और युद्धकला में निपुण स्त्री थी जिसने अर्जुन को न केवल युद्ध रणनीतियों में गहन मार्गदर्शन दिया बल्कि उनके जीवन के निर्णायक क्षणों में एक संरक्षक की तरह खड़ी रहीं। वह अर्जुन की वनवास यात्रा में शामिल कई घटनाओं की साक्षी रही और बाद में उनके पुत्र इरावन का युद्ध में बलिदान भी महाभारत के शौर्य कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थीं, जो बचपन से ही युद्धकला, धनुर्विद्या और राज्य प्रबंधन में प्रशिक्षित थीं। चित्रांगदा और अर्जुन का विवाह केवल एक प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि 2 राज्यों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक था। उनके पुत्र बभ्रुवाहन की भूमिका बाद में महाभारत के उत्तरकाल में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेष रूप से तब जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन का सामना किया। इन चारों महिलाओं की कहानियां इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि महाभारत का इतिहास केवल युद्ध और पुरुष प्रधान सत्ता की कथा नहीं है, बल्कि यह उन स्त्रियों का भी महाग्रंथ है जिन्होंने अपनी शक्ति, बुद्धिमता, त्याग और निर्णयों से पूरे आर्यावर्त के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया। इन चारों के जीवन, संघर्ष और योगदान को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये आज हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति, साहस और नेतृत्व केवल युद्धभूमि में नहीं, बल्कि जीवन के हर निर्णय, हर संघर्ष और हर परिस्थिति में निहित होता है। इसलिए इन महिलाओं की कहानियां केवल पौराणिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक ज्ञान और स्त्री शक्ति की अमूल्य धरोहर हैं, जिन्हें समझे बिना महाभारत जैसी महान कथा अधूरी रह जाती है। अंबिका महाभारत के इतिहास में एक ऐसी स्त्री हैं जिनका जीवन हस्तिनापुर के राजनीतिक ढांचे को पुनर्गठित करने में निर्णायक सिद्ध हुआ। वह काशी के राजा की पुत्री थीं और अपनी बहन अंबालिका के साथ सौंदर्य, शील, शिक्षा और सामर्थ्य के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थीं। जब भीष्म ने काशीराज के स्वयंवर में जाकर तीनों राजकुमारियों का अपहरण किया, तब यह केवल एक विवाह समारोह बाधित करने की घटना नहीं थी, बल्कि उस समय के राजवंशीय राजनीति का परिणाम था क्योंकि भीष्म चाहते थे कि उनके पिता शांतनु के वंश का विस्तार हो और हस्तिनापुर में सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी सुनिश्चित किया जा सके। अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन अल्पकाल का रहा क्योंकि विचित्रवीर्य युवावस्था में ही असमय मृत्यु का शिकार हो गए। बिना उत्तराधिकारी के हस्तिनापुर संकट में पड़ा और भीष्म, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था, स्वयं संतानोत्पत्ति का दायित्व नहीं ले सकते थे। ऐसे में उस समय की वैदिक परंपरा नियोग का सहारा लिया गया। यह एक सामाजिक और धार्मिक प्रणाली थी जिसमें योग्य पुरुष किसी विधवा रानी से संतान उत्पन्न करता था ताकि वंश आगे बढ़ सके।
अंबिका को व्यास के पास भेजा गया, लेकिन व्यास का स्वरूप, तपस्याओं से तप्त शरीर और गंभीर कांति देखकर वह भयभीत हो गईं और अपनी आंखें बंद कर लीं, जिसके परिणामस्वरूप धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, एक ऐसा निर्णय जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महान युद्ध तक की परिस्थितियों को जन्म दिया। अंबिका का जीवन इस बात का गहरा उदाहरण है कि उस समय स्त्रियां केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं जीती थीं, बल्कि समस्त राजवंश के भविष्य का भार उनके कंधों पर होता था। अंबिका के निर्णय, उनके मन के भाव, उनका भय, उनका धैर्य और उनकी परिस्थितियां उस युग की सामाजिक संवेदनाओं और सीमाओं की झलक प्रस्तुत करती हैं। व्यास द्वारा नियोग की व्यवस्था केवल संतान उत्पत्ति का साधन नहीं थी, बल्कि यह उस युग की राजनीतिक अनिवार्यता का परिणाम भी थी, क्योंकि हस्तिनापुर जैसे महान राज्य का शासन बिना उत्तराधिकारी के अराजकता में बदल सकता था। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र पूरे कुरु वंश के राजनीतिक उत्थान और पतन के केंद्र बने। एक ओर उनका जन्म वंश को आगे बढ़ाता है और दूसरी ओर उनकी दृष्टिहीनता महाभारत की घटनाओं की दिशा बदल देती है। अंबिका के जीवन की यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार एक रानी का व्यक्तिगत मनोभाव, भय, परिस्थितियां और निर्णय संपूर्ण आर्यावर्त के इतिहास को प्रभावित कर सकते हैं। अंबिका नियोग की परंपरा, भीष्म की प्रतिज्ञा, विचित्रवीर्य की मृत्यु और धृतराष्ट्र के जन्म की घटनाओं का वह केंद्रीय बिंदु है जहां से महाभारत की जटिल राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। उनकी कहानी केवल एक रानी की कथा नहीं है, बल्कि सत्ता, वंश, परंपरा और सामाजिक दायित्वों की वह कठोर सच्चाई है जिसमें स्त्री का जीवन व्यक्तिगत इच्छा से अधिक राज्य की आवश्यकताओं के अधीन हो जाता था। इसीलिए अंबिका महाभारत की उन स्त्रियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों, भय और त्याग के माध्यम से इतिहास को आकार देने में अनजाने में ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत की कथा में अंबालिका का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंबिका का, लेकिन उनकी कहानी में नियति, श्राप, भय, सामाजिक व्यवस्था और हस्तिनापुर के भविष्य से जुड़े गहरे ऐतिहासिक तथ्य छिपे हुए हैं। अंबालिका भी काशी की राजकुमारी थीं और अपनी बहन अंबिका के साथ विचित्रवीर्य से विवाह बंधन में बंधी थीं। जब विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना किसी संतान के हो गई, तब हस्तिनापुर में उत्तराधिकार का संकट खड़ा हुआ। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, इस कारण वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नियोग परंपरा के माध्यम से ही पूरी हो सकती थी। अंबालिका को भी अंबिका की तरह व्यास के पास भेजा गया ताकि राज्य को एक और संभावित उत्तराधिकारी मिल सके। लेकिन अंबालिका की प्रतिक्रिया अंबिका से भी अधिक तीव्र थी। व्यास के तपस्यात्पित, रूक्ष, तेजस्वी और आध्यात्मिक आभा से युक्त स्वरूप को देखकर वह अत्यंत भयभीत हो गईं। उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया और यह माना जाता है कि इसी कारण उनसे उत्पन्न पुत्र पांडु का रेखाचित्र भी इसी भाव से प्रभावित हुआ। पांडु के जन्म के पीछे यह ऐतिहासिक प्रतीकवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पांडु के जीवन की सबसे प्रमुख घटना, उनका श्राप, भी उसी पीलेपन या दुर्बलता की कथा से जुड़ा हुआ माना जाता है। पांडु, जो जन्म से ही शारीरिक रूप से कमजोर थे, बाद में एक ऋषि के श्राप के कारण संतान उत्पन्न ही नहीं कर सके और यही कारण बना कि पांडवों का जन्म पुनः नियोग जैसे ही दूसरे माध्यम, देवताओं के आह्वान से हुआ। अंबालिका के जीवन में नियोग की यह भूमिका सिर्फ एक रानी का दायित्व नहीं थी, बल्कि इतिहास के ऐसे बिंदु का निर्माण था जहां से पूरा कुरु वंश एक नई दिशा में मुड़ जाता है। लेकिन अंबालिका से जुड़ी सबसे गहरी ऐतिहासिक और रहस्यिक बात यह है कि जब व्यास ने देखा कि अंबिका और अंबालिका दोनों ही अपने भय और मनोभावों के कारण संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं, तब सत्यवती ने एक तीसरी बार एक दासी को भेजा, एक बुद्धिमान, शांत, आत्मविश्वासी और आत्मनियंत्रित स्त्री, और उसी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। यही वह बिंदु है जहां नियति, श्राप और इतिहास तीनों मिलकर एक अनोखी संरचना बनाते हैं।
विदुर शरीर से साधारण लेकिन बुद्धि, धर्म, नीति और सत्य के प्रतीक बने और महाभारत में वह आवाज बनकर उभरते हैं जो न्याय और नीति को सर्वोच्च मानती है। अंबालिका की कहानी यह दिखाती है कि किस प्रकार एक रानी का भय और मानसिक स्थिति पूरे राजवंश के भावी चरित्र को प्रभावित कर सकती है। अंबिका का भय धृतराष्ट्र की अंधता का कारण बना, अंबालिका का भय पांडु की दुर्बलता का कारण बना, लेकिन दासी का संतुलित मन विदुर जैसे उच्चतम नीति पुरुष का जनक बना। अंबालिका के जीवन का सबसे रहस्यिक पहलू यह है कि उनके कारण उत्पन्न पांडु ही आगे चलकर उन 5 पांडवों के पितृप्रतिनिधि बने जिन्होंने महाभारत की धारा को मोड़ा। यही तथ्य महाभारत को एक साधारण युद्धकथा नहीं, बल्कि मानसिक स्थितियों, भावनाओं, कर्म और नीति के गहन परस्पर संबंधों का महाकाव्य बनाता है। अंबालिका की कहानी हमें यह बताती है कि इतिहास केवल वीरता और बल से नहीं बनता, बल्कि वह मन के भावों, भय, निर्णयों और परिस्थितियों का भी परिणाम होता है। और यही कारण है कि अंबालिका महाभारत की कथा में एक ऐसी स्त्री के रूप में उभरती हैं जिनके जीवन में निहित रहस्य पूरे आर्यावर्त के भविष्य का निर्णायक आधार बन गया। महाभारत में उलूपी का नाम अक्सर केवल एक नागकन्या या अर्जुन की पत्नी के रूप में लिया जाता है, लेकिन वास्तविक ऐतिहासिक और शास्त्रीय संदर्भ बताता है कि वह एक अत्यंत विदुषी, युद्धकला में निपुण, रणनीति जानने वाली और कूटनीति में दक्ष स्त्री थीं, जिनका प्रभाव महाभारत की कई घटनाओं पर गहराई से पड़ा। उलूपी नागराज कौरव्य की पुत्री थीं और उनका पालन नागलोक के उस प्राचीन और अत्यधिक उन्नत समाज में हुआ था जहां सैन्य कौशल, मंत्र विद्या, औषध ज्ञान, विषनिरोध, जलयुद्ध और मानसिक युद्धकला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता था। जब अर्जुन तीर्थयात्रा और वनवास के दौरान एक बार हरिद्वार क्षेत्र के पास गंगा तट पर रुके, उलूपी ने उन्हें देखा और उनकी वीरता, तेज और तपशक्ति से प्रभावित होकर अर्जुन को नागलोक ले गईं, जहां उन्होंने न केवल अर्जुन से विवाह किया बल्कि उन्हें ऐसे अनेक युद्ध कौशल सिखाए जो मनुष्यलोक में किसी योद्धा को सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते थे। उलूपी द्वारा सिखाए गए विशेष कौशलों में जलयुद्ध की तकनीक, अचानक हमले से बचने की कला, शत्रु की गति का पूर्वानुमान लगाने का विज्ञान, विष के प्रभाव को निष्क्रिय करने वाले योगशास्त्र, गूढ़ अस्त्रों की जानकारी तथा ध्यान केंद्रित युद्धनीति शामिल थीं। यही कारण था कि अर्जुन आगे चलकर ऐसे युद्धों में भी सफल हुए जिनमें सामान्य योद्धा टिक नहीं सकता था। उलूपी का योगदान महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग में भी सामने आता है, जब बभ्रुवाहन द्वारा अर्जुन युद्ध में पराजित होते हैं और मृतप्राय अवस्था में पहुंच जाते हैं। तब उलूपी ही वह स्त्री हैं जिन्होंने नाग विद्या और दिव्य औषध ज्ञान से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। यह घटना बताती है कि उलूपी केवल अर्जुन की पत्नी नहीं, बल्कि एक गहन चिकित्सा विद्या और प्राचीन शरीर विज्ञान की ज्ञाता थीं। उलूपी ने अर्जुन और बभ्रुवाहन दोनों के बीच मतभेद भी दूर किए और वह यह समझती थी कि युद्ध कभी कभी सिर्फ पराक्रम से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और कूटनीति से भी जीता जाता है। महाभारत में उलूपी की भूमिका एक ऐसे सेतु की तरह है जो मनुष्यलोक की युद्ध व्यवस्था और नागलोक की प्राचीन ज्ञान परंपरा को जोड़ती है। उनके रहने से अर्जुन के जीवन में वह आयाम आया जिसे पांडवों की सेना ने कई अवसरों पर महसूस किया। अनेक वैदिक स्रोतों और पुराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि उलूपी नागवंश की उन दुर्लभ स्त्रियों में से थीं जो राजनीति, सैन्य रणनीति, योग विद्या, मंत्र शक्ति और राजनय में पारंगत थीं। इसीलिए वह केवल अर्जुन की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि युद्धनीति की गुरु के रूप में भी जानी जाती हैं। उलूपी का योगदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने महाभारत की कथा को एक व्यापक आयाम दिया, जहां देव, मानव, नाग और अन्य लोगों के बीच की परंपराएं एक दूसरे के जीवन को आकार देती हैं। महाभारत में उलूपी की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि स्त्री केवल परिवार का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वह युद्ध, राज्य, कूटनीति और ज्ञान विज्ञान की धुरी भी थी। उनका चरित्र इस बात का प्रमाण है कि इतिहास में दर्ज महिलाएं केवल भावनाओं से संचालित नहीं होती थीं,
बल्कि उनमें ऐसी विलक्षण क्षमताएं थीं जिन पर संपूर्ण सभ्यताएं निर्भर हो सकती थीं। उलूपी का यह विस्तृत और गहराई से जुड़ा योगदान उन्हें महाभारत की सबसे बुद्धिमान और प्रभावशाली योद्धा स्त्रियों में स्थान देता है, और यह तथ्य उन्हें आज भी एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करता है कि ज्ञान, कौशल और दृढ़ता स्त्री की वास्तविक शक्ति है। चित्रांगदा का नाम महाभारत में उन दुर्लभ स्त्री योद्धाओं में गिना जाता है जिनकी पहचान सिर्फ उनकी सुंदरता या राजवंश से नहीं, बल्कि उनकी युद्धकला, कूटनीति और राज्य प्रबंधन की क्षमता से होती है। वह मणिपुर के महान शासक चित्रवाह की एकमात्र संतान थीं, और मणिपुर का शासन एक परंपरा का पालन करता था जहां पुत्र न होने पर पुत्री भी राजगद्दी संभाल सकती थी, बशर्ते वह युद्धकला और प्रशासन में दक्ष हो। इसी कारण चित्रांगदा को बचपन से तलवारबाजी, धनुर्विद्या, भाला चलाना, अश्वकला, गदायुद्ध और कूटनीतिक नियमों की विशेष शिक्षा दी गई। महाभारत में वर्णित है कि चित्रांगदा ने अपने पिता के साथ कई अभियानों में हिस्सा लिया और मणिपुर की सीमाओं की रक्षा में एक कुशल सेनापति की भूमिका निभाई। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थीं, बल्कि मणिपुर की जनता के लिए रक्षक राजकुमारी के रूप में सम्मानित थीं। उनका स्वभाव दृढ़, शौर्यपूर्ण और राज्य की सुरक्षा के प्रति अत्यंत समर्पित था। अर्जुन का मणिपुर पहुंचना कई ऐतिहासिक कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पांडवों के वनवास के दौरान जब अर्जुन को विभिन्न सभ्यताओं और सामरिक कलाओं का अध्ययन करने के लिए अलग यात्रा करनी पड़ी, तब वे पूर्वोत्तर भारत की ओर गए और यहीं मणिपुर पहुंचे। मणिपुर के परंपरागत स्वरूप के अनुसार किसी भी विदेशी योद्धा को राज्य की सीमा से भीतर आने के लिए योग्यता और उद्देश्य स्पष्ट करना पड़ता था। अर्जुन की वीरता और ज्ञान ने न केवल मणिपुर के योद्धाओं को प्रभावित किया, बल्कि स्वयं चित्रांगदा भी उनकी युद्धकला और रणनीति से प्रभावित हुई। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि दोनों के बीच पहली मुलाकात राज्य के अभ्यास मैदान में हुई, जहां चित्रांगदा युद्धाभ्यास कर रही थीं और अर्जुन ने उनकी तकनीक को देखकर उनकी प्रशंसा की। यह मुलाकात दो महान योद्धाओं के बीच परस्पर सम्मान की शुरुआत बनी। जब अर्जुन ने राजा चित्रवाह से चित्रांगदा का हाथ मांगा, तब राजा ने एक ऐतिहासिक शर्त रखी जो मणिपुर की परंपरा से जुड़ी थी। मणिपुर का राजवंश कभी बाहर नहीं जाता, इसलिए चित्रांगदा का पुत्र यदि जन्मा तो वह मणिपुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, न कि हस्तिनापुर या पांडव वंश का। अर्जुन ने इस शर्त को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया, जिससे स्पष्ट होता है कि उनका विवाह व्यक्तिगत प्रेम से अधिक सांस्कृतिक सम्मान और राजनीतिक सद्भाव का प्रतीक था। यह विवाह दो शक्तिशाली राजवंशों के बीच संबंधों का पुल बन गया। यही कारण है कि चित्रांगदा को लेकर कोई नकारात्मक या विवादास्पद धारणा नहीं मिलती, इसके बजाय वह एक सशक्त, स्वतंत्र और सम्मानित महिला के रूप में सामने आती हैं। विवाह के बाद चित्रांगदा और अर्जुन ने मणिपुर में एक लंबा समय बिताया। महाभारत के कई प्रसंग बताते हैं कि चित्रांगदा ने अर्जुन को पूर्वोत्तर भारत की सामरिक संरचना, स्थानीय युद्ध प्रणालियों और पहाड़ी क्षेत्रीय युद्धनीति के बारे में शिक्षा दी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अर्जुन के रथचालन और त्वरित युद्धनीति में जो परिशोधन बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में दिखा, उसमें चित्रांगदा की शिक्षाओं का योगदान था। दोनों के पुत्र का नाम बभ्रुवाहन रखा गया, जो आगे चलकर मणिपुर के एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय शासक बने। उनका पालन पोषण चित्रांगदा और चित्रवाह ने किया, और अर्जुन ने इस परंपरा का पूर्ण सम्मान किया। महाभारत में एक और महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब अश्वमेध यज्ञ के दौरान यज्ञ अश्व मणिपुर पहुंचा, तब बभ्रुवाहन ने अर्जुन को युद्ध में पराजित किया, जो इस बात को दर्शाता है कि चित्रांगदा ने अपने पुत्र को भी उतना ही शक्तिशाली और युद्धकुशल बनाया जितनी वह स्वयं थीं। यह प्रसंग स्त्री शक्ति के उस योगदान को बड़े स्वरूप में दिखाता है, जिसे अक्सर महाभारत की मुख्य कथा में कम आंका जाता है। चित्रांगदा का चरित्र और जीवन हमें यह सिखाता है कि प्राचीन भारत में महिलाएं सिर्फ महलों तक सीमित नहीं थीं,
बल्कि प्रशासन, युद्ध नीति और सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षक भी थीं। महाभारत में अंबिका और अंबालिका का राजनीतिक प्रभाव अत्यंत गहरा और व्यापक रहा है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हस्तिनापुर का भविष्य आकार लेता है और तीन ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, जो सीधे तौर पर महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। राजा विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के बाद जब हस्तिनापुर उत्तराधिकारी विहीन हो गया, तब भीष्म ने राज्य की स्थिरता और राजवंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नियोग प्रथा लागू की, जो वैदिक युग की एक मान्य सामाजिक व्यवस्था थी। अंबिका और अंबालिका, विचित्रवीर्य की विधवाएं, उस समय राजनीतिक दबाव और राजकीय जिम्मेदारियों के बीच थीं। यह कोई भावनात्मक कथा नहीं बल्कि राज्य शक्ति की रक्षा का ऐतिहासिक कदम था। महर्षि व्यास को इस कार्य के लिए चुना गया क्योंकि वे सत्यवती के पुत्र थे और उसी वंश की निरंतरता को आगे बढ़ा सकते थे। अंबिका और अंबालिका ने परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस प्रथा में भाग लिया, परंतु उनका व्यक्तिगत भावनात्मक विन्यास इस प्रक्रिया पर स्पष्ट प्रभाव डालता है, जो आगे चलकर तीनों संतानों की प्रकृति और राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। अंबिका अत्यंत घबरा गईं और व्यास को देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं, जिसके परिणामस्वरूप उनके पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म अंधत्व के साथ हुआ। यह घटना सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा नहीं है, बल्कि उस समय की सामाजिक मान्यताओं का अभिलेख भी है, जहां माता के मानसिक भाव, स्वास्थ्य और मानस को संतान के व्यक्तित्व से जोड़ा जाता था। धृतराष्ट्र की दृष्टिहीनता ने हस्तिनापुर के राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि राज्यसभा में इस पर गहरी बहस हुई कि क्या एक अंधा व्यक्ति राजा बन सकता है। इसी कारण धृतराष्ट्र राजा बनने योग्य होते हुए भी गद्दी नहीं पा सके। यह फैसला महाभारत की राजनीतिक संरचना में सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक है, क्योंकि धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति पक्षपातपूर्ण झुकाव बाद में पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को जन्म देता है। दूसरी ओर अंबालिका जब नियोग के लिए व्यास के सामने आई, तो अत्यधिक भय और सिहरन से उनका शरीर सफेद पड़ गया। इसी कारण उनके पुत्र पांडु का जन्म पीले और दुर्बल शरीर के साथ हुआ। पांडु का अर्थ ही है पीला या जिसके शरीर में रक्त की कमी हो। पांडु बाद में एक महान योद्धा बने, पर उनका दुर्बल स्वास्थ्य जीवन भर उनके निर्णयों, उनकी युद्ध नीति और उनके निजी जीवन को प्रभावित करता रहा। पांडु के कारण ही पांडवों का जन्म हुआ और यही वंश आगे चलकर धर्म और नीति आधारित विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार अंबालिका के मानसिक शारीरिक प्रभाव ने परोक्ष रूप से पांडवों की नियति और हस्तिनापुर के भविष्य को दिशा दी। जब अंबिका को पुनः बुलाया गया, लेकिन वे असहज थीं और नियोग के लिए स्वयं उपस्थित नहीं हुईं, तब उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया। इस दासी ने व्यास के सामने बिना भय, बिना घबराहट और बिना किसी अस्वीकृति के पूर्ण सम्मान के साथ उपस्थिति दर्ज करवाई। इसी भावनात्मक स्थिरता और मानसिक संतुलन के परिणामस्वरूप उनका पुत्र विदुर जन्मा, जो नीतिशास्त्र, धर्मनीति, राजकाज और सत्य के प्रतीक माने गए। विदुर का जन्म दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी के लिए योग्य होने के बावजूद उन्हें सिंहासन नहीं दिया गया, पर राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से वे धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के निर्णायक सलाहकार बने। महाभारत के अनेक स्थान पर कहा गया है कि यदि विदुर की सलाहों का पालन किया गया होता तो कुरुक्षेत्र युद्ध कभी होता ही नहीं। इस प्रकार अंबिका और अंबालिका की तीन संतानों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म केवल पारिवारिक नहीं बल्कि गहरा राजनीतिक प्रभाव रखने वाला प्रसंग है। तीनों के स्वभाव, उनके निर्णय, उनकी शक्तियां और उनकी सीमाएं हस्तिनापुर की राजनीति, राजवंशीय संरचना और आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध की मुख्य पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। अंबिका की मानसिक भयग्रस्तता से धृतराष्ट्र का अंधत्व, अंबालिका की सिहरन से पांडु का दुर्बल शरीर और दासी की शांति से विदुर की महान बुद्धिमत्ता, तीनों घटनाएं दिखाती हैं कि यह जन्म प्रसंग महाभारत का सिर्फ एक भावनात्मक अध्याय नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और राजनीतिक मोड़ है,
जिसने पूरे आर्यावर्त की सत्ता, धर्म, कूटनीति और वंशानुक्रम को बदल दिया। महाभारत के विस्तृत इतिहास में उलूपी और चित्रांगदा दो ऐसी महिलाएं हैं जिनकी भूमिकाएं अक्सर मुख्य कथानक के पीछे छिप जाती हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इन दोनों ने न केवल अपनी अपनी राजकीय परंपराओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि महाभारत के कई निर्णायक प्रसंगों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावशाली भूमिका निभाई। उलूपी नागवंश की कन्या और नागराज कौरवियों की उत्तराधिकारी, युद्धकला, मायायुद्ध, जलर्ण और गुप्त सैन्य रणनीतियों की विशेषज्ञ थीं। शास्त्रों में उलूपी को नागों की सैन्य व्यवस्था का हिस्सा बताया गया है, जहां वे युवा नागयुवाओं को युद्धक प्रशिक्षण और दिव्यास्त्रों के संचालन का ज्ञान देती थीं। जब अर्जुन वनवास नियम के चलते उत्तर दिशा में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उलूपी ने उन्हें गंगा के दूसरे तट पर ले जाकर न केवल अपने नागवंश की परंपराओं से परिचित कराया बल्कि युद्धकला का ऐसा ज्ञान दिया जो अर्जुन को बाद में कुरुक्षेत्र में अत्यंत लाभ पहुंचाता है। उलूपी ने उन्हें जलयुद्ध, अशरीरी युद्ध, मानसिक एकाग्रता, त्वरित प्रतिक्रिया और प्रतिरक्षा कौशल जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया। यह तथ्य कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि अर्जुन के पास जलयुद्ध की क्षमता और नागास्त्र के प्रयोग का ज्ञान उलूपी के कारण ही था। उलूपी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका तब दिखाई देती है जब अर्जुन को बभ्रुवाहन द्वारा पराजित और मृतवत कर देने पर उलूपी ने नागमणि और अपने तपोबल से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। यह घटना केवल भावनात्मक संपृक्ति का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि नागवंश महाभारत की राजनीतिक धार्मिक संरचना में कितना सशक्त और प्रभावशाली था। उलूपी की इस भूमिका से स्पष्ट होता है कि नागवंश न केवल सैन्य क्षमताओं में बल्कि रणनीतिक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। दूसरी ओर चित्रांगदा, मणिपुर की राजकुमारी, जन्म से ही एक कुशल योद्धा, तीरंदाज, घुड़सवार और युद्धनीति की ज्ञाता थीं। उनका प्रशिक्षण साधारण नहीं था, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं को भी पुरुषों की तरह युद्धकला सीखने का समान अधिकार था। चित्रांगदा के पिता चित्रवाहन ने उन्हें राज्य की अधिष्ठात्री योद्धा घोषित किया था, और यदि उनके कोई पुत्र न होता तो चित्रांगदा को स्वयं सिंहासन संभालने का अधिकार था। जब अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो चित्रांगदा पहले से ही सीमाओं की रक्षा, सैन्य दलों के नेतृत्व और युद्ध अभियानों में सिद्धहस्त थीं। अर्जुन का उनसे विवाह कोई केवल प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि राजनीतिक सामरिक समझौते का भी एक रूप था, क्योंकि मणिपुर की सेना छोटी होने के बावजूद संगठित, तेजतर्रार और गुरिल्ला युद्ध में अत्यंत सक्षम मानी जाती थी। चित्रांगदा के पुत्र बभ्रुवाहन को जब मणिपुर का उत्तराधिकारी बनाया गया, तब चित्रांगदा ने व्यक्तिगत रूप से उसके युद्ध प्रशिक्षण की देखरेख की और यह भी सुनिश्चित किया कि वह कूटनीति और धर्मनीति में मजबूत हो। यही कारण था कि बाद में जब बभ्रुवाहन अर्जुन से युद्ध करता है तो वह अपने माता पिता दोनों की युद्धकला का संगम बनकर एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में सामने आता है। चित्रांगदा की राजनीतिक और सैन्य परंपराएं महाभारत के उत्तरकालीन भूराजनीतिक समीकरणों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि मणिपुर का राज्य कौरव पांडव संघर्ष के दौरान एक सुरक्षित और स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बना रहा। उलूपी और चित्रांगदा दोनों ने महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा, परंतु पर्दे के पीछे इन दोनों ने जिस प्रकार अर्जुन के जीवन, प्रशिक्षण और रणनीति को प्रभावित किया, वह स्पष्ट रूप से उनके उच्च युद्ध कौशल और राजनीतिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। उलूपी ने अर्जुन को नागास्त्र और विशिष्ट युद्धकला प्रदान की, जबकि चित्रांगदा ने एक योद्धा राज्य की परंपरा के माध्यम से अर्जुन के वंश को युद्धनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। इन दोनों के योगदान ने अर्जुन के चरित्र, उसकी क्षमताओं और उसकी युद्ध रणनीति को ऐसे स्तर तक पहुंचाया जो महाभारत के परिणाम को प्रभावित करने में निर्णायक साबित हुआ।
इस प्रकार उलूपी और चित्रांगदा का युद्ध कौशल वह छिपी हुई शक्ति है जिसने महाभारत की कथा को गहराई, रणनीति और राजनीतिक विविधता प्रदान की, और यही कारण है कि इनके योगदान को समझे बिना महाभारत का संपूर्ण विश्लेषण अधूरा माना जाता है। महाभारत की विशाल कथा में अंबिका, अंबालिका, उलूपी और चित्रांगदा 4 ऐसी महिलाएं हैं जिनका प्रभाव केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये महिलाएं धर्म, राजनीति, राजवंशिक उत्तराधिकार, सैन्य निर्णयों और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली प्रमुख स्तंभों के रूप में सामने आती हैं। अंबिका और अंबालिका ने हस्तिनापुर की राजनीति को उस समय निर्णायक रूप से प्रभावित किया जब भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण राजवंश उत्तराधिकार संकट का सामना कर रहा था। सत्यवती द्वारा नियोग की व्यवस्था का चयन केवल व्यक्तिगत विकल्प नहीं था बल्कि राज्यहित का निर्णय था, और इस पूरी प्रक्रिया की सफलता में अंबिका और अंबालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अंबिका के धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु के जन्म ने हस्तिनापुर की 2 महत्वपूर्ण शाखाओं धृतराष्ट्र कौरव और पांडु पांडव वंश को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर संपूर्ण महाभारत के राजनीतिक और सैन्य संघर्ष को निर्धारित किया। यदि अंबिका और अंबालिका इस व्यवस्था में सहयोग नहीं करती तो हस्तिनापुर का राजसिंहासन बिना उत्तराधिकारी रह जाता और कौरव पांडव संघर्ष का आधार ही बदल जाता। उनके निर्णय और परिस्थितियों ने धर्मनीति और राजनीति को एक साथ प्रभावित किया, क्योंकि धृतराष्ट्र का अंधत्व, पांडु की दुर्बलता और विदुर का जन्म, इन तीनों ने मिलकर उस युग की राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह पुनर्परिभाषित कर दिया। उधर उलूपी और चित्रांगदा का प्रभाव प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता से दूर दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता यह है कि दोनों ने सामरिक, सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में अत्यंत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। उलूपी ने अर्जुन को न केवल नागकुल की सैन्य परंपरा, जलयुद्ध और दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उसका प्रभाव आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन की क्षमता में स्पष्ट रूप से देखा गया। उलूपी का राजनीतिक प्रभाव तब सबसे अधिक उजागर होता है जब वह बभ्रुवाहन अर्जुन संघर्ष को हल करती है और अर्जुन को पुनर्जीवित करके पांडव वंश की स्थिरता को सुरक्षित करती है। यह हस्तक्षेप महाभारत की उत्तरकालीन राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके कारण अर्जुन का वंश सुरक्षित रहा और पूर्वोत्तर भारत से नागवंश और पांडव वंश के बीच स्थायी सामरिक और सामाजिक संबंध बने। उलूपी ने अपने पुत्र इरावन के माध्यम से भी कुरुक्षेत्र युद्ध में निर्णायक योगदान दिया, क्योंकि इरावन की बलि और सैनिक नेतृत्व पांडवों की ओर से एक सामरिक बल प्रदान करता है, जो उलूपी के अप्रत्यक्ष प्रभाव का परिणाम था। चित्रांगदा ने न केवल मणिपुर की राजनीतिक स्थिति को स्थिर रखा, बल्कि अपने पुत्र बभ्रुवाहन को ऐसा नेतृत्व दिया कि वह एक न्यायप्रिय, शक्तिशाली और रणनीतिक राजा बन सके। चित्रांगदा की भूमिका इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मणिपुर महाभारत के मुख्य संघर्ष से बाहर रहते हुए भी पांडव कौरव शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला एक स्वतंत्र और सामरिक राज्य था। चित्रांगदा ने अर्जुन को अपने राज्य के नियमों के अनुसार विवाह की शर्तें स्वीकार करवाकर यह सुनिश्चित किया कि मणिपुर का राजवंश स्वतंत्र और स्थायी रहे। यह निर्णय राजनीतिक रूप से अत्यंत दूरदर्शी था, क्योंकि इससे न केवल मणिपुर की संप्रभुता सुरक्षित रही, बल्कि पांडवों और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एक स्थायी सांस्कृतिक और सैन्य संबंध भी बना। धर्म के स्तर पर देखा जाए तो अंबिका और अंबालिका ने नियोग परंपरा को स्वीकार करके यह दर्शाया कि धर्म केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य और समाज के संरक्षण के लिए आवश्यक निर्णय भी धर्म का हिस्सा होते हैं। वहीं उलूपी और चित्रांगदा ने यह सिद्ध किया कि स्त्री शक्ति केवल गृहस्थ जीवन की संरक्षक नहीं, बल्कि सामरिक ज्ञान, सैन्य क्षमता और रणनीतिक दूरदर्शिता की वाहक भी है। इन चारों महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने महाभारत की कथा, उसकी राजनीति, उसकी सैन्य रणनीति और उसके सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। यदि इन चारों का योगदान हट जाए
तो धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर त्रयी का जन्म, अर्जुन की युद्ध क्षमताएं, बभ्रुवाहन का उत्तराधिकार, नागवंश, पांडव गठबंधन और मणिपुर की स्वतंत्र राजनीतिक स्थिति सब अस्तित्व में ही नहीं रहती। यही कारण है कि महाभारत में इन महिलाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई न देने के बावजूद उनकी भूमिकाएं इतिहास के महत्वपूर्ण निर्णयों के पीछे की वास्तविक शक्ति बनकर खड़ी दिखाई देती हैं। महाभारत जितना पुरुष प्रधान युद्ध ग्रंथ प्रतीत होता है, उतना ही गहराई से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके निर्णायक मोड़, राजनीतिक संरचना, उत्तराधिकार व्यवस्था, कूटनीतिक रणनीतियां और सैन्य संतुलन, इन सभी पर स्त्रियों का प्रभाव अत्यंत गहरा था, जिसे समय के साथ अक्सर अनदेखा या कम करके प्रस्तुत किया गया। अंबिका, अंबालिका, उलूपी और चित्रांगदा जैसी महिलाओं का योगदान इतिहास में धूमिल होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों का मुख्य ध्यान राजाओं, युद्धों और पुरुष नायकों पर केंद्रित रहता था, जबकि स्त्रियां चाहे कितनी प्रभावशाली क्यों न हो, उन्हें अक्सर पृष्ठभूमि की शक्ति के रूप में ही दर्ज किया गया। अंबिका और अंबालिका ने हस्तिनापुर के उत्तराधिकार संकट को हल करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, परंतु उनके योगदान को नियोग की संकल्पना तक सीमित कर दिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके निर्णयों के कारण ही धृतराष्ट्र और पांडु जैसे निर्णायक व्यक्तित्व उत्पन्न हुए, जिन्होंने समूचे महाभारत के राजनीतिक क्रम को निर्धारित किया। उनके योगदान को भुलाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि उनके नामों से कोई सैन्य विजय या सार्वजनिक नेतृत्व नहीं जुड़ा, क्योंकि समाज की संरचना उन्हें प्रत्यक्ष सत्ता में आने की अनुमति नहीं देती थी। इसलिए इतिहास ने उन्हें अनजाने में गृहस्थीय पात्र बनाकर प्रस्तुत कर दिया। उलूपी और चित्रांगदा की उपेक्षा के पीछे एक और बड़ा कारण है उनका भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ। दोनों महिलाएं भारत के उत्तर पूर्व और नागवंशीय क्षेत्रों से थीं, जो वैदिक आर्य संस्कृति के मुख्य केंद्र से अलग माने जाते थे। लेखक और इतिहासकार अक्सर उन पात्रों पर अधिक जोर देते थे जो कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ जैसे मुख्य क्षेत्रों से जुड़े थे, जबकि उलूपी और चित्रांगदा की कहानी सीमांत क्षेत्रों की कहानी समझकर कम महत्व दी गई। यह भी एक कारण है कि उनकी सैन्य क्षमता, अर्जुन पर उनका प्रभाव और उनके राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता मुख्य ग्रंथों की लोकप्रिय कथाओं में उतनी प्रमुखता से नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। उलूपी का अर्जुन को पुनर्जीवित करना, उन्हें दिव्यास्त्रों के गहन रहस्य सिखाना, नागकुल और पांडवों के संबंध मजबूत करना, ये सभी कार्य महाभारत की कथा के स्तंभ हैं, परंतु इन्हें उपकथा के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। चित्रांगदा का बभ्रुवाहन जैसे राजवंश के निर्माण में निर्णायक योगदान, मणिपुर की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और अर्जुन के युद्ध कौशल पर उनका प्रभाव, और ये तथ्य ग्रंथों में मौजूद होते हुए भी मुख्यधारा की कथाओं में उपेक्षित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक संरचना भी एक बड़ा कारण थी। महाभारत रचना का काल पुरुष शक्ति, पितृसत्ता और राजवंशिक अधिकार के आधार पर चलने वाला समय था, और इतिहास हमेशा उन लोगों को ज्यादा महत्व देता है जो सिंहासन, सेना या सत्ता के मुख्य केंद्रों में बैठे होते हैं। महिलाएं चाहे कितनी भी सक्षम हो, युद्ध के मैदान में या दरबार के सिंहासन पर नहीं दिखाई देती थीं, इसलिए उन्हें बाहर से दिशा देने वाली अदृश्य शक्ति के रूप में ही दर्ज किया गया। समय के साथ कथाओं का सरलीकरण हुआ और लोकप्रिय रिटेलिंग्स में वही पात्र उभर कर आए जो युद्ध लड़ते थे, न कि वे जो युद्ध की दिशा तय करते थे। महाभारत में स्त्री शक्ति की वास्तविक तस्वीर इससे कहीं व्यापक और प्रभावशाली है। अंबिका और अंबालिका ने राजवंश बचाया, उलूपी ने योद्धा पुनर्जीवित किया, चित्रांगदा ने राज्य बचाया और उत्तराधिकार सुनिश्चित किया, परंतु इन सभी को ग्रंथों की सामाजिक भाषा ने अधिक महत्व नहीं दिया। महाभारत की स्त्रियों का योगदान भुलाने का अंतिम कारण यह है कि आधुनिक युग में भी महाभारत को केवल एक युद्धकथा के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्त्रियों को युद्ध का कारण या मोड़ने वाली शक्ति तो दिखाया गया, परंतु युद्ध को समझने वाली, रणनीति बनाने वाली, संस्कृति बनाने वाली और राज्य संरक्षित करने वाली वास्तविक ताकत के रूप में बहुत कम पहचाना गया।
यही कारण है कि अंबिका, अंबालिका, उलूपी और चित्रांगदा की कहानियां आज भी कम जानी जाती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इन चारों के बिना महाभारत न केवल अधूरा होता, बल्कि उसका राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक ढांचा भी पूरी तरह बदल जाता। इन महिलाओं ने वह शक्ति धारण की थी जो पर्दे के पीछे से साम्राज्य निर्माण करती है, और इतिहास ने हमेशा से पर्दे के सामने वालों के नाम ही चुने हैं, पीछे वालों को नहीं। महाभारत की इन चार असाधारण महिलाओं अंबिका, अंबालिका, उलूपी और चित्रांगदा की जीवन गाथा हमें आज के आधुनिक समय में भी गहरी और शक्तिशाली सीख देती है। इन स्त्रियों ने दिखाया कि नेतृत्व केवल सत्ता का उपयोग नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता का नाम है। अंबिका और अंबालिका ने अपने व्यक्तिगत दुख और मानसिक आघात के बावजूद राजवंश की राजनीतिक स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों की नींव तैयार की, जिससे हमें त्याग और कर्तव्यभाव की महत्ता समझ आती है। उलूपी ने यह सिद्ध किया कि एक महिला युद्ध नीति, रणनीति और शासन व्यवस्था में पुरुषों से कम नहीं, बल्कि कई बार उनसे आगे होती है। उन्होंने अर्जुन को न सिर्फ एक योद्धा के रूप में विकसित किया, बल्कि एक जिम्मेदार नेता बनने की सीख भी दी। चित्रांगदा ने साबित किया कि शक्ति केवल हथियार में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण में होती है। उन्होंने अपने राज्य, अपने लोगों और अपने अस्तित्व के प्रति जो निष्ठा दिखाई, वह आधुनिक नेतृत्व का सर्वोत्तम उदाहरण है। इन चारों महिलाओं की कहानियां हमें बताती हैं कि सशक्तिकरण बाहरी समर्थन से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और अपने अधिकारों व जिम्मेदारियों को समझने से शुरू होता है। आज की दुनिया में, जहां महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, महाभारत हमें सिखाता है कि किसी भी क्षेत्र, राजनीति, युद्धकला, परिवार, शिक्षा या निर्णय निर्माण में महिलाओं की भूमिका कभी कमतर नहीं रही और न कभी रहेगी। इनकी गाथाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में नेतृत्व की भावना विकसित करें, कठिनाइयों का सामना साहस से करें, अपने सपनों के प्रति अटल रहें और समाज में समानता व न्याय का मार्ग चुनें। महाभारत की ये महापुरुषियां आज भी हमें याद दिलाती हैं कि स्त्री शक्ति केवल इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य का सबसे शक्तिशाली आधार है।